मखसूस कुव्वतों के रहम करम पर नहीं छोड़ सकते। नारों ने कभी मसाइल हल नहीं किए। आज भी कोई नारेबाज कौम को हजार सब्ज बाग दिखाए, उसका अंजाम भी वही होगा जो माजी में इस तरह के खुशनुमा नारों का होता रहा है। अनडेमोक्रेटिक एटीट्यूड है। सियासत में जो है वो एजेंसियां मुलव्वस हो रही हैं, फौजी एजेंसियां, उनको रोकना चाहिए। मियां साहब, अब आप और आसिफ जरदारी सुनामी का मुकाबला नहीं कर सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इन सेशन। मैं हूं आसमा चौधरी। नाज़रीन, आखिरकार वज़ीर आज़म के लिए वो लम्हा आ ही गया जिसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस हुकूमत ने बहुत ज़्यादा जतन किए और बहुत से दरिया भी अबूर किए और कुछ हदफ भी थे जो इनके नज़दीक थे। हम जिक्र करें सेनेट इलेक्शंस का, आज से ठीक 5 दिन बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये हदफ जो है अबूर करने जा रही है। ये हम दरिया अबूर करने का जिक्र हम नहीं कह रही, ये प्राइम मिनिस्टर कल खुद जब सहाफ़ियों से उन्होंने मुलाकात की तो उसमें उन्होंने जिक्र किया कि इस हदफ को पूरे करने के लिए उन्होंने कई दरिया अबूर किए। हम जिक्र करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत का और इस 47 माह के इस दौर में लगता है प्राइम मिनिस्टर ये भूल गए। कल उन्होंने ये भी जिक्र किया कि इस दौर में बहुत सारी साजिशें बेनकाब हुई, लेकिन पिछले कुछ अरसे से तो हम हमेशा यही सुनते आए कि उनके खिलाफ, उनकी हुकूमतों के खिलाफ जो है साजिशें हर जगह हो रही हैं। इसके साथ साथ लगता है पीपल्स पार्टी काफ़ी रिलैक्स हो गई है, लेकिन अभी भी प्राइम मिनिस्टर साहब को 3 मजीद झटके और लगने हैं। तौहीन अदालत केस 28 फरवरी को इसकी हेयरिंग है। असगर खान पिटीशन 29 फरवरी को। लापता अफराद के बारे में जवाब दाखिल करना है 1 मार्च को। मेमो गेट कमीशन 1 मार्च। बाकी सब मामलात में तो प्राइम मिनिस्टर साहब को कोई फिक्र हो ना हो, लेकिन पीपल्स पार्टी को इस बात का ध्यान रखना होगा कि 29 फरवरी को जो असगर खान पिटीशन खुल रही है उसमें एक बार फिर सियासतदानों का नाम आ रहा है कि ISI का जो पॉलिटिकल विंग है जिसमें सियासतदानों को रकूम बांटी गई, इसकी इब्तिदा भुट्टो साहब के दौर से हुई थी कि जिसमें कहा गया था कि ISI का एक सियासी विंग बनाया गया था और उसमें रकूम भी रखी जाती थी बाकायदा सियासतदानों को खरीदने के लिए। और आज के दौर में ये मामला एक बार फिर उठेगा ISI के हवाले से। जब ये केस रीओपन हो रहा है तो मलबा सारे का सारा सियासतदानों के ऊपर ही गिरेगा और जिन सियासतदानों की हम बात करें उन्हें अपनी समझ नहीं कि उनके साथ हो क्या रहा है। और देखना यह है कि आने वाले दिनों में जो हम मुख्तलिफ सियासी जमातों की बात करती हैं कि पीपल्स पार्टी के पीछे तो नून लीग पड़ी है, नून लीग के पीछे इमरान खान हाथ धोकर पड़े, इमरान खान के पीछे मौलाना फजल रहमान निकल आए और मौलाना फजल रहमान के पीछे दिफाए पाकिस्तान जो है सरगर्म किरदार अदा कर रही है। देखना यह है कि आने वाले इलेक्शंस में किसका शेर मैदान मारता है, किसका तीर किसको लगता है और कौन सा सुनामी किस सुनामी को बहा कर ले जाता है और कौन सुनामी को मलिया मेट करने आ रहा है। ये तो हम बात करें सियासतदानों की, लेकिन एक बात तो तय है, वजीर आजम साहब ये आग का दरिया तो खुद अबूर कर गए लेकिन अवाम को इसमें जलता छोड़कर चले गए हैं। अवाम से सस्ती कॉल जो थी उस पर भी टैक्स अब वसूल किया जाएगा और इसके साथ साथ महंगाई, बेरोजगारी, लामतनाही मसाइल इस अवाम के हैं, लोड शेडिंग है, लोड मैनेजमेंट गैस की हो रही है और साथ ही एक और तोहफा पेट्रोल का ड्रोन बॉम्ब एक बार फिर गिर चुका है। 1 से 4 रुपए मजीद अवाम महंगा जो हो रहा है पेट्रोल अवाम पर गिरने वाला है। इसी तमाम सूरत हाल, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर हम बात करेंगे एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पीपल्स पार्टी ने आग का दरिया तो बकौल वज़ीर आज़म अबूर कर लिया, अवाम के लिए क्या तोहफे मजीद छोड़कर जा रहे हैं। बहुत आम केसेस जो कोर्ट में लगे हैं उस हवाले से हुकूमत क्या करेगी। आसमार बाब आलमगीर साहब हमारे साथ मौजूद है, रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन साहब का ताल्लुक है। सेनेटर जफर अली शाह साहब सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है। रऊफ हसन साहब सीनियर रहनुमा है, PTI साहब का ताल्लुक है, कॉलमनिस्ट भी हैं। आप सबको डिस्कशन में वेलकम कहते हैं। आसमा, अवाम को क्या तोहफा दिया आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसमा, आपका सवाल जो है वो मायने खेज भी है और जो है इसको मेरे ख्याल में 2-3-4 साल में हमने काफ़ी दोहराया भी है, लेकिन बिल्कुल आपका जो सवाल है इट इज़ नीड ऑफ द आर कि आवाम को क्या दिया है हमने। देखिए, हम कभी किसी लेवल पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कोलिशन गवर्नमेंट चला रही है इस वक्त, अगर मैं आपको कल के रिजल्ट बताऊं तो वो एक बड़ी सियासी जवाब होगी कि जी हमने बाई इलेक्शन जीत लिए हैं और ये आपके सवाल का जवाब है।
लेकिन मैं इसको आपको इस तरह का जवाब नहीं दूंगी। देखिए वो देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमने देखा एक कमजोर उम्मीदवार के मुकाबले में आपने स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट खड़ा किया गया था, सीट एडजस्टमेंट मुकमुका हो गया था दोनों सियासी बड़ी सियासी जमातों के दरमियान। एक वर्जन हो सकता है ना, मुकमुका किसको बोलते हैं, किसी को आप पाबंद तो नहीं कर सकते कि वो इलेक्शन ना कंटेस्ट करे। हर पाकिस्तानी को इजाजत थी इन बाई इलेक्शंस में कंटेस्ट करने की, क्यों नहीं किया, दैट इज अनदर डिबेट। लेकिन ये तो 2008 में भी नहीं किया, 2002 में भी नहीं किया, और उसके बाद नारेबाजी भी की। तो अगर वो अपने लिए एक मखसूस प्लेटफॉर्म चाहते हैं जहां से इनको कोई ग्रीन सिग्नल मिले कि जी ऑल इज वेल फॉर यू, तो उसको तो हम डेमोक्रेसी नहीं कहते। पाकिस्तान की डेमोक्रेसी जो है वो एक मुश्किल डेमोक्रेसी इसलिए है। वज़ीर आज़म के आपने 47 माह में आग का दरिया जो है अबूर कर लिया, क्योंकि सेनेट के इलेक्शंस में विन विन पोजीशन का दरिया इसलिए है कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने टेक ओवर किया वही बातें दोहराई जाएंगी। उस दिन से आज दिन तक आग का दरिया था और है, और आज भी हम कहते हैं साजिशें इसमें बेनकाब हुई। देखिए और इसमें कितनी साजिशें हुई, साजिशें कब तक नहीं हुई, हत्ता के प्राइम मिनिस्टर भी आज आपके अदालत के कटहरे में खड़े हुए हैं। साजिशें देखिए एक जमहूरी सेटअप के लिए, एक कमजोर जमहूरी सेटअप के लिए, इससे आप मेरे साथ इत्तेफाक करेंगी कि डिक्टेटर के बाद कितनी मुश्किलात से आप लोगों की स्ट्रगल बहुत नुमाया है, लेकिन एक कमजोर जमहूरी सिस्टम के लिए आपने बड़ा आपने आग के दरिया में अवाम का बिल्कुल छोड़ गए। आप इसमें अवाम के ऊपर तो ड्रोन आपने गिराए, अवाम के ऊपर तो आपने जिसे कहते हैं महंगाई के ड्रोन गिराए। एक मोबाइल का जो कार्ड है 100 रुपए का, उसमें से भी चंद रुपए आपके रेडियो पाकिस्तान को चाहिए कि उनका पेट वहां से अब नहीं भरेगा। 100 रुपए के कार्ड से अब आप वहां पे पैसे जमा कराएंगे। बड़ी पार्टी जो है वो कभी अवाम को छोड़ नहीं सकती। ये एक बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। अवाम के पास पहले भी 100 दफा गई है और आगे भी जाएगी और आगे भी जाएगी, और फैसला जैसे कल अवाम का हुआ ऐसे ही होगा। मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की फतह इसमें है कि वो हुकूमत में आए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का काम सिर्फ ये है कि वो इस मुल्क में एक जमहूरी प्रोसेस को मजबूत करे और पाकिस्तान कर दिया गरीब अवाम को वो कुछ नहीं दिया, गरीब अवाम को आपने कुछ नहीं दिया, सॉरी टू से गरीब अवाम को कुछ नहीं दिया। रोटी का नवाला भी आपने उनके मुंह से छीन लिया, गरीब अवाम के मुंह से वो भी छीन लिया। इन्फ्लेशन सारी दुनिया में 14 घंटे की दुनिया भर में लोड शेडिंग नहीं होती, 18 घंटे की लोड शेडिंग गैस की नहीं होती किसी भी मुल्क में। बिल्कुल आप ठीक फरमा रही हैं, लेकिन हम इस 4 साल में वो ना कर सके कि हम इस मुल्क को इतनी बिजली दे सकते हैं, इतनी गैस दे सकते। हमने तो जिन लोगों को पिछली हुकूमतों में सियासी पॉइंट की वजह से नौकरियों से निकाला गया था, उनको भी बहाल किया। इतनी सब कुछ ठीक था तो फिर अवाम आज रो क्यों रहे हैं, अवाम पीट क्यों रहे हैं? इतनी महंगाई है, बेरोजगारी है, लोड शेडिंग है, इतने मसाइल हैं, तो फिर खुद तो दरिया अबूर करके अवाम को इस दरिया के बीच में छोड़ गए क्या? यही बात है, यही दरिया को अबूर कर लेता है इंसान के, अगर उसमें रास्ता बना हो। अगर 18 करोड़ अवाम को आग के दरिया में डालकर उसमें फेंक कर रास्ता बनाकर अपना आप तो क्रॉस कर जाए और लोगों को वहां जलता हुआ छोड़ जाए, तो यकीनन वो तो जो आग का दरिया अबूर करने वाले हैं वो तो कर जाते हैं। लेकिन लोगों के साथ क्या हुआ, ये कोई बिल्कुल पॉइंट स्कोरिंग की बात नहीं है। और माशाल्लाह बीबी इंटेलिजेंट है, समझती है, रियलिस्टिक पॉलिटिक्स करती हैं ये, जो लोगों का हाल है मतलब यानी। और लोग तो अब जमहूरियत से, डेमोक्रेसी से, पॉलिटिकल पार्टी से वो तो तंग आ गए हैं मतलब, यानी तो वो तो इस कदर फ्रस्ट्रेट हो गए हैं मतलब कि उनके रोजमर्रा के मसाइल अब 18 घंटे जिस मुल्क में बिजली जाती हो, हर आधे घंटे के बाद 8-8 घंटे का उसमें बैच होता है, उसमें आप पढ़ेंगे क्या, उसमें आप लिखेंगे क्या, उसमें आप पकाएंगे क्या? और किचन में जाएंगे वहां पे चूल्हा नहीं जल रहा, चलो इंसान बिजली जाती है ये कहता है जी चलो जी चाय बना लें, काफी बना लें, वो पी लेंगे, बस चाय नहीं बना सकते, काफी नहीं बना सकते, तरकारी नहीं पका सकते। इन्होंने तो अपना टाइम पूरा कर लिया ना, सेनेट के इलेक्शंस में 5 दिन रह गए, वहां पे भी ये विन विन पोजीशन इनके लिए आ गई। तो मेरा फिर वही सवाल है, अवाम के लिए तो कुछ नहीं दिया ना, तो फिर इसका जो कल हमने ज़िमनी इलेक्शन देखे शाह साहब, एक झलक हमने देखी, 2 बड़ी सियासी जमातें पीपल्स पार्टी PMLN, और बाकायदा मुकमुका हो गया था कि जहां विनिंग कैंडिडेट है उसके मुकाबले में कमजोर कैंडिडेट खड़ा किया जाएगा कि आप वहां जीते हैं तो आपकी सीट वो, हम यहाँ जीते हैं हमारी सीट ये। तो ये फिर आगे भी यही ड्रामा होगा? नहीं, ये बात नहीं है, उसका तजिया कुछ और एंगल से होगा आसमा बीबी। कि पहली बात तो ये है कि मैं हमेशा कहा करता हूँ कि ज़िमनी इंतखाबात जो हैं ये, इसको मैं बैरोमीटर नहीं कहता। ये लोग जीते भी रहते हैं, हारते भी रहते हैं, हुकूमतें भी हारते हैं, हुकूमतें जीतती भी हैं, ये वो सिर्फ जनरल इलेक्शन होता है जो मतलब। लेकिन
ضمنی انتخاب یہ جو تھا، یہ ضمنی انتخابات، یہ 10 15 20 سیٹوں کا جو تھا، یہ اس لحاظ سے بڑا امپورٹنٹ تھا. اور میں معذرت سے انہوں نے شرکت نہیں کی. میں یہ کرتا ہوں نا کہ ورنہ یہ بڑا، بلکہ میں تو مجھے نہیں پتا خیر ان کی اسٹریٹجی کیا تھی، لیکن کل والے الیکشن کا اگر آپ تجزیہ کریں تو جس کو آپ کمزور اور مضبوط امیدوار کے حیثیت سے، لیکن میں کسی اور اینگل سے دیکھتا ہوں. 148 کا حلقہ، ایک 149 کا حلقہ. ایک حلقے سے ہمارا بڑا ایک مضبوط جگادری جاوید ہاشمی ادھر چلے گئے، شاہ محمود قریشی چھوڑ کے چلے ان کے پاس چلے گئے. ان کے ایک جگادری اور بہت جو بھاری وزنی جو ہیں وہ چلے جاتے اور جاتے ایک ہی جگہ پہ. کل کے الیکشن نے جو ہماری سیٹ تھی، ہمارے سے مراد پاکستان مسلم لیگ نون کی تھی، وہ وہاں کے ووٹرز نے یہ واضح طور پر یہ بتا دیا کہ یہاں پر جناب کسی اور پردھان منتری کی بات نہیں بنتی، یہ پاکستان مسلم لیگ نون کا حلقہ ہے. کھمبے کو بھی کھڑا کریں گے تو وہ بھی جیت جائے گا. یہی ہوگا کیا؟ یعنی انٹیکٹ ہے وہ، یعنی کل کا الیکشن یہ بتا رہا ہے کہ انٹیکٹ ہے. مطلب سملرلی جو حلقہ ہے دوسرا جہاں سے گیلانی صاحب مطلب 90,000 ووٹ مطلب ہے لیا انہوں نے، یہ کوئی معمولی ووٹ نہیں ہے. اور اس کے مقابلے میں جو ہمارا امیدوار تھا، جو گمنام امیدوار تھا بقول آپ کے، یعنی اس نے 48,000 کے قریب اس نے ووٹ لیا. مطلب اس کا مطلب جو جیسے جیت کے آیا وہ ویسے ہی اس کی پوزیشن ہے. عوام کو چاہے جتنا آپ نے تنگ کر دیا، عوام کو کوئی فرق نہیں پڑا، وہ پھر بھی ووٹ آپ لوگوں مجھے جو ہے جو تھوڑی تکلیف ذہنی ہوئی ہے. اچھا اسی طرح میاں والی کا حلقہ ہے، وہاں سے ہم جیت کر آئے ہیں مطلب، اور وہ حلقہ ہے جو عمران خان صاحب کا حلقہ ہے. مطلب قصور کا حلقہ آپ لے لیں. قصور میں سر وہ ڈیفرنٹ کیس تھا، آپ کہ اسٹرانگ کینڈیڈیٹ سے اس کو ٹکٹ نہیں ملا اور وہ تھوڑا سا فرق ہے. نہیں میں اور اینگل سے بات کر رہا ہوں کہ قصور میں بھی ایک بڑا قادآور آدمی جو ہے وہ چھوڑ کر گیا ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ یہ جو ضمنی انتخابات تھے کہ یہ کم از کم عمران خان صاحب یا عمران خان صاحب کی پارٹی یہ اپنا پٹ کر کے یہ بتاتے کہ نظر آیا سونامی آپ کو. چلے میں سونامی سے پوچھ لیتی ہوں کہ ان کا سونامی کس کو بہا کر لے جائے گا. رؤف حسن صاحب سے، بیفور آپ رؤف صاحب سے کوشچن پوچھیں، آپ نے کہا کہ عوام کو ذہنی تکلیف، اس میں ہم لوگ جمہوری پارٹیاں یہ کنٹیسٹ نہیں کرتے کہ عوام کو ذہنی تکلیف نہیں ہے، لیکن یہاں پر ایک پوائنٹ صاف ثابت ہوتی ہے کہ جو بڑی سیاسی قوت ہے عوام کا، اس میں آج بھی یقین ہے کہ ہمیں ان مسائل سے نکالیں گے، اگر مزید الجھا دے گی لیکن عوام اندر پھر پیپلز پارٹی کو 3 ووٹ دے دے. اینڈ کی بات نہیں ہے، لیکن وہ سونامی والے آج سونامی والوں سے میں پوچھ لیتی ہوں نا رؤف حسن صاحب، آپ کی جماعت ایک سونامی کے طور پہ ابھری، عمران خان بھی کہتے ہیں سونامی ہے اور سونامی سب کو بہا لے جائے گا، تو کیا واقعی یہ سونامی ضمنی انتخابات میں تو آپ لوگ نہیں آئے، جنرل الیکشن میں آپ سب کو بہا کر لے جائیں گے کیا؟ دیکھیے جی، جو آسما اس وقت آپ نے بڑا لیبریٹلی جو ملک کے حالات ہیں ان کو ایکسپلین کر دیا، میں صرف اس پہ ایک چیز ایڈ کر دوں گا کہ یہ مجھے پتہ چلا ہے کہ اب گورنمنٹ جو ہے وہ سیکولر ڈیٹ انرجی کے سلسلے میں اس کو تو کلیئر کرنے کی شاید پوزیشن میں نہیں یا کرنا نہیں چاہتے، لیکن اب جو پروگرام پیش کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جن کمپنیز کا پیسہ دینا ہے حکومت نے، وہ اپنی کمپنیز کو چلانے کے لیے لون لیں گی بینک سے اور حکومت اس کو فیسیلیٹیٹ کرے گا، اور اس لون کے اوپر جو ٹیکس دینا پڑے گا، جو انٹرسٹ دینا پڑے گا، وہ بلوں میں ڈالا جائے گا عوام کو، آپ کو اور مجھے. یہ اور ماشاء اللہ اور ایک بوجھ جو ہے جو آپ کے اگلے مہینے یا اس سے اگلے مہینے کے بلوں میں یہ ایک میسو انہینسمنٹ جو ہے یہ آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. جو کچھ ان کے اپنی عیاشیوں اور اپنی کرپشن جو ہے اس کا اس کا بوجھ سارا عوام کے اوپر ڈلتا ہے. آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں. جی دیکھیے، ہم نے پی ٹی آئی نے ایک پرنسپل سٹینڈ، ایک اصولی سٹینڈ لیا ہوا ہے. ہم نے 1.5 سال پہلے تقریباً جب دیکھا تھا کہ الیکشنوں میں دھاندلی ہو رہی ہے تو ہم نے سپریم کورٹ میں پٹیشن موو کی تھی کہ الیکٹرل لسٹ جو کہ الیکشن کمیشن نے خود کہا ہے کہ ان ویریفائڈ ووٹس ہیں، یہ 3 بیسیکلی ہمارے کنسرنس ہیں. نمبر 1 کہ جو الیکٹرل لسٹ ہیں جن کی بیسس کے اوپر الیکشنز ہوتے ہیں وہ جینون ہونی چاہیے، ان میں ہر بندے کو جو کہ ووٹ ڈالنے کی ایج کو پہنچ چکا ہوا ہے اس کو ریپرزینٹ ہونا چاہیے، اس میں اس کو ووٹ ڈالنے کا حق ملنا چاہیے. نمبر 1. نمبر 2 ہے ہمارا کہ جو انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن جو ہے، چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن، وہ صحیح جینون طریقے سے انڈیپینڈنٹ ہو. وہ صرف یہ نہیں کہ جی آپ نے ایک چیف الیکشن کمشنر کو اپوائنٹ کر دیا اور 4 الیکشن کمشنرز کو اپوائنٹ کر دیا، اس کی فل امپاورمنٹ ہونی چاہیے.
ये अभी आप देखिए जो अभी ये वहीदा शाह का मेरा ख्याल इलेक्शन हुआ है, इसमें आपको इलेक्शन कमीशन की पावरलेसनेस जो है, पावरलेसनेस, क्योंकि वो एक वडेरी थी और कल हमें ये लॉजिक दी गई कि बेवा खातून थी और वो मार सकती थी, देखिए आप गन भी होती तो वो मार देती, वो आपका एक अलग बिल्कुल पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है, लेकिन जो सही जो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जी उसको फौरी तौर के ऊपर से इलेक्शन को सस्पेंड करना चाहिए था, वहीदा शाह साहबा के खिलाफ पिटीशन मूव की जानी चाहिए थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन की पावरलेसनेस यहां है कि वो बिल्कुल कुछ नहीं कर पाई है। मतलब और उन्होंने धांधली और धौंस के जरिए इलेक्शन जो है विन किया जाएगा जी बिल्कुल। और ये और तीसरा जो हमारा पॉइंट था जी वो था कि जेन्युइनली न्यूट्रल इंटरम गवर्नमेंट, ये 3 पॉइंट्स थे। और हमारी जो इलेक्शंस जब हम लड़ेंगे इंशाल्लाह ताला, लेकिन फिर जनरल इलेक्शन में तो यही कुछ हो रहा है, ये तो पाकिस्तान के सियासी कल्चर का हिस्सा है, तो इसका मतलब है कि जनरल इलेक्शन भी आप बाइकआउट कर देंगे? बिल्कुल नहीं बाइकआउट होंगे जी, उस वक्त तक हालात चेंज होंगे, और इसीलिए खान साहब कहते हैं, बार बार कहते हैं, आज भी उन्होंने कहा है कि सिस्टम में चेंजेस आनी चाहिए, जो एक जेन्युइन डेमोक्रेसी है, जो एक जेन्युइन डेमोक्रेसी इकट्ठे हो गई ना, तो वो तो लेजिस्लेशन होगी। देखिए उसमें बहुत सारे ऑप्शन है, उसमें ऑप्शन है, उसमें पीपल्स पावर की ऑप्शन है जो कि खान साहब के पास, पीटीआई के पास मौजूद है, उसमें जुडिशरी की ऑप्शन है जो कि हमारे पास मौजूद है। हमारी हत्तल वसा कोशिश है कि हम विद इन द लीगल पैरामीटर्स रह के वो चेंजेस ला सकें ताकि एक जेन्युइन इलेक्शन, एक फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन पॉसिबल हो सके। लेकिन जो आजकल के हालात है, जो आपको सुनामी बहा ले जाएगा, आजकल 2 पार्टी सिस्टम है पाकिस्तान में, और इसमें जो अभी आपने बार बार ये लफ्ज कहा है, मैं उसके साथ बिल्कुल एग्री कर रहा हूं कि इनमें गिव एंड टेक हो चुका हुआ, इसमें मुकमुका हो चुका हुआ है। और वो क्या मुकमुका है, उसकी बेसिस क्या है कि ये जो इस वक्त गवर्नमेंट्स इन पावर हैं, ये अपनी गद्दियों को बचाने के लिए जो बाहर पार्टी बैठी हुई है उसके लिए रास्ता नहीं देना चाहते, इसलिए ये सब कुछ करेंगी मिलके कि उसका रास्ता जो है उसको ब्लॉक किया जा सके। लेकिन हमारा ये जो असूली स्टांस है, असूली स्टांस जो है, हमारा ये जो असूली स्टांस है हम इसके ऊपर बरकरार हैं। एक मिनट जी, आप तो पाकिस्तान की सारी सियासी कुव्वतों को एट अ टाइम कंटेस्ट कर रहे हैं, सिर्फ पीपल पार्टी और एन को नहीं कंटेस्ट कर रहे। जो सारी सियासी कुव्वतें पाकिस्तान की आप कह रहे हैं वो सारी गलत है। हम इस सिस्टम को कंटेस्ट कर रहे हैं जी। इस सिस्टम में जो फ्लॉज हैं, इन सिस्टम में जो ड्रॉबैक्स हैं, हम उनको ठीक करना चाहते हैं ताकि आवाम के जेन्युइन रिप्रेजेंटेटिव जो है, आप यू आर नॉट अ सुपीरियर ब्रीड, लोगों की सपोर्ट से अगर इस सियासी सिस्टम के तहत और पाकिस्तान की सियासी पार्टियों ने सारों ने कल कंटेस्ट किया है, तो ये क्या पाकिस्तान कोई सुपीरियर ब्रीड है? अगर वो कंटेस्ट कर सकते हैं, मुझे सुपर प्लेटफॉर्म लगा दें। सुपीरियर या इंफीरियर ब्रीड की बात नहीं है, ये असूली सियासत की बात है, तो ये और असूली सियासत की बात है। मैं उसमें बहुत कुछ कह सकता हूँ, लेकिन मैं इतने ज्यादा पर्सन्स में नहीं जाना चाहता। असूली सियासत की बात करें, मैं ब्रेक भी लेती हूँ, शाह साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं, और फिर हम सेनेटर इस्माइल बुलीदी साहब से बात करेंगे, स्टूडियो से, कराची स्टूडियो से हमें ज्वाइन करेंगे। क्या JUIF भी सुनामी जो इमरान खान का सुनामी है उसको ये मिटाने के लिए सामने आएंगे, या 2 बड़ी सियासी जमातों के दरमियान जो मुकमुका हो गया उसमें JUIF शामिल है या नहीं? इस पे हम बात होगी एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। बात हो रही है 2 बड़ी सियासी जमातों के किरदार के हवाले से, और सुनामी किसको बहा कर ले जाएगा। और जैसे आज मौलाना फजल रहमान साहब ये कहते हैं कि ये सुनामी के ताबूत में आखिरी कील ठोंकने के लिए आ रहे हैं। सेनेटर इस्माइल बुलीदी साहब JUIF के सीनियर रहनुमा कराची से हमें ज्वाइन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सेनेटर साहब। बुलीदी साहब, ये आपकी सियासी जमात क्या इमरान खान के सुनामी को आप लोग बहा कर लेकर जाएंगे क्या? आसमा साहब, से पहले मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे इनवाइट किया, और जब आप हमें बुलाते हैं तो मैं कोयटा में था, फिर आज मकरान से मैं स्पेशली इधर आया और मैंने अटेंड की। ये जो सवाल आपने किया, यकीनन जमीयत उलमा इस्लाम की एक बड़ी कुव्वत है, और अफरादी कुव्वत के एतबार से जमीयत उलमा इस्लाम तमाम मजहबी जमातों सबसे ज़्यादा अफरादी कुव्वत है। और इसने कराची का जो जलसा था उसने साबित कर दिया कि कराची में हमारी इतनी कुव्वत भी नहीं थी। अगर पेशावर और कोयटा होता तो समझ आ जाता कि वहाँ जमीयत की कुव्वत है, हुकूमती भी रही है, लेकिन यहाँ MQM का शार था, और हमने वो कुव्वत यहाँ दिखाया कि जो सुनामी का जो दावा किया था इमरान खान ने, मेरे ख्याल उस जलसे के बाद इमरान खान को ये दावा अपना तर्क करना चाहिए कि सुनामी तोड़ने का और कुव्वती भी मौजूद है। दूसरी बात यह कि जो आपने बड़ी जमातों की बात की, यहाँ बदकिस्मती में 2 जमातों का सिस्टम पाकिस्तान में चला आ रहा है, यह कि जो कि अवाम को कुछ नहीं मिला है। नवाज शरीफ भी 2 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे हैं, और यहाँ पीएस पार्टी भी तीसरी दफ़ा हुकूमत में आई है, लेकिन यहाँ अवाम खुदकुशी पर तैयार है।
आप लोग हमेशा हिस्सा रहे ना, आप भी तो हिस्सा रहे इनका। देखो ना हम हिस्सा इसलिए नहीं रहे कि हम वफाक में अपोजिशन में थे। अगर हम खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत में थे, वो हुकूमत कामयाब तरी हुकूमत थी, पीसफुल हुकूमत ही थी। उस वक्त ड्रोन हमले स्टार्ट हुए थे, हमने एहतजाज किया था। आज आप देखें कि अगर एक माह 3 साल तो आप इनके साथ रहे हैं ना, आपने इनका साथ दिया इस हुकूमत में। अभी भी मौलाना साहब की मुलाकातें होती हैं जरदारी साहब के साथ, अभी भी हालात आपके ठीक हैं। सेनेट की जो सीट्स हैं उसमें भी आपकी कुछ एडजस्टमेंट तो हुई है। देखो असमत, ये मुलाकात सियासी माहौल में मुलाकात करना या किसी से मिलना, ये तो साथ देने के लिए तो नहीं होती है। ये तो तमाम पार्टियां मिलती है और सियासत में मिलना जुलना बात करना। लेकिन हम कभी इस हुकूमत के साथ, जब हमारे साथ उन्होंने जो हमारा फार्मूला था, जब उसने अमल नहीं किया तो हमने उस हुकूमत को छोड़ा। उस दिन छोड़ने के बाद हमने ये कहा कि इस हुकूमत में दरारें आएंगी। आपने देखा कि ये नाकाम तरी हुकूमत हुआ और आज लोग महंगाई, बेरोजगारी, लॉ एंड ऑर्डर, ड्रोन हमले, अमेरिका की मुदाखलत, हमारा जो खारजा पॉलिसी है वो इंतहाई नाकाम हो चुकी है। मैं समझता हूं कि ये जो दो बड़ी जमातें हैं और अभी जो ज़िमनी इलेक्शन हुए, तो मैं समझता हूं कि पंजाब में नवाज शरीफ की हुकूमत, शहबाज शरीफ की हुकूमत है और इधर मरकज में पीस पार्टी की हुकूमत है। तो इन लोगों ने अपने हुकूमती असर रसूख इस्तेमाल करके इनको ऊँट मिले। लेकिन मैं समझता हूं कि अभी कौम बिल्कुल बाशूर है। अगर जमीयत उलमा इस्लाम की सरबराही में वो कोशिश कर रहे हैं कि MMA को दोबारा फाल बनाया जाए। MMA की सूरत में आप लोग अपना इंशाअल्लाह ताला MMA की सूरत में आप इंशाअल्लाह आइंदा का इलेक्शन होगा, जमीयत उलमा इस्लाम की सरबराही में कौम उनको मुंतखब करेगी। ठीक शाह साहब, ये जो हम सियासी किरदार के हवाले से बात कर ली, कुछ हमने शुरू में आगाज में जिक्र किया था, असगर खान पिटीशन भी खुल रही है 29 फरवरी को, और उसमें ISI के सियासी किरदार पे बात होगी। तो जब ये बात होगी, जिक्र होगा, तो भुट्टो साहब के जमाने से जिक्र होगा, क्योंकि उस वक्त ये सियासी विंग बनाया गया था। असलम बेग साहब ने हालिया अपने एक इंटरव्यू में कहा, तो फिर उनका नाम होगा। तो पीपल्स पार्टी के लिए क्या मजीद परेशानी पैदा होगी क्या इस पिटीशन से? पता नहीं पीपल्स पार्टी इसको कैसे लेगी, लेकिन बहरहाल परेशानी तो वो शायद बहुत सारे लोगों के लिए होगी। लेकिन ये मुसलमान बात है और हिस्ट्री की बात है कि ISI में सबसे पहले भुट्टो साहब ने एक सियासी सेल, पता नहीं नीयत उनकी क्या थी या उनके पीछे उनके माइंड में क्या था, लेकिन ये अपनी जगह पर बिल्कुल हकीकत है कि उन्होंने ISI में सेल खोला था और ISI को पहली दफ़ा उनको ये रास्ता मिला कि वो पॉलिटिकल मामलात में और मुल्क के सिविलियन मामलात में, मुल्क के पॉलिटिकल सिस्टम में उन्होंने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मदाखलत जो है वो शुरू कर दी। और वो शुरू होते 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 आज इतनी है कि हर पॉलिटिकल पार्टी चीखें मार रही है कि जनाब ये सियासी किरदार को खत्म किया जाए, एजेंसीज को जो है इनका रोल है। तो आज के दौर में भी आप देख रहे हैं किसी खास सियासी जमात को सपोर्ट किया जा रहा है एजेंसियों की तरफ से, क्योंकि आपकी जमात इशारा करती है इमरान खान की जानिब हमेशा। देखिए जी, ये तो बिल्कुल मैं अर्ज करूँ कि मैं ये पिछला इलेक्शन 2008 का है, जनाब मुशर्रफ साहब का इलेक्शन था। जनाब चौधरी शुजात साहब जो हैं वो उनके प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। चौधरी शुजात साहब ने भरमला कहा कि मुझे हरवाया गया है। उनकी पार्टी थी, उनके प्रेसिडेंट थे, उनका अपना इक़्तिदार उनका था, उन्होंने कहा जी मुझे हरवाया गया। तो व्हाट डज इट मीन, मतलब वो इसलिए ये कहना। और फिर आपने देखा कि मैकेनिज्म जो है, मैं तो इसलिए शुरू से को मेरे अपने बात करते इस बात पे इख्तलाफ करते हैं, आपने जो पस पर्दा ताकते हैं, कहाँ अगर वो न चाहें तो 2/3 वाले हुकूमत नहीं कर सकते, पूरा पीरियड अपना जो है वो मैच्योर नहीं कर सकते, और कहाँ जो है वो पूरी मेजॉरिटी ना भी हो तो वो फिर भी जो है वो पूरा कर लेते हैं और उनके साथ वो चलता रहता है, सारा सिस्टम चलता रहता है। मतलब तो एजेंसियों का किरदार अभी भी बहरहाल मौजूद है, बड़ा वाज़ेह तौर पे है। मैं जो इमरान खान साहब से जो बतौर सियासी वर्कर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस ज़िमनी इंतखाबात में वो कम अज़ कम कोई 1-2 स्टेशन और 1-2 स्टेशन वही जहाँ पे बड़े केस के तौर पे आप सब सामने लाएंगे। मैं कहता इलेक्शन ना लड़ते, चले ठीक है उनकी पॉलिसी, ये तो कर सकते थे जनाब के, जहाँ पे बड़े जुगादरी किस्म के लोग भी उनके साथ आए थे और उनका जो एक क्राउड है बता रहा है कि वो सिर्फ ये ऐलान कर देते कि जनाब 148 या 149 या फलां कोई भी हल्का जो है वहाँ का वोटर जो है वो वहां पर वोट डालने नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये इसका मतलब इन्होंने टेस्ट केस क्यों नहीं किया? ऐसा क्या कोई डर था, कोई खौफ था? नहीं, मैं करता हूँ डर खौफ ही होता है ना, और क्या डर खौफ, यही कि भाई इंतखाबात, चूंकि इससे पहले 1-2 इंतखाबात लड़ चुके हैं, लाहौर में लड़ चुके हैं जी, लाहौर में लड़ चुके हैं, शिकस्त हुई, उसमें शिकस्त हुई। और एक बात मैं और कहा करता हूँ, मैं तकरीबन मैं और आज फिर मैं कह रहा हूँ, मतलब
मुझे चूंकि मैं समझने की कोशिश करता हूँ, मुझे समझ नहीं लग रही मतलब कि ये कहते हैं जी कि सुनामी आ गया और हम तब्दीली ले आएंगे और हम ये कर देंगे वो कर देंगे। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि वो कैसे कर देंगे। मतलब 342 किया, उसमें चलो 100 सीटें ले जाएंगे, 200 ले जाएंगे, कैसे करेंगे? 3 साल के लिए इनके पास सेनेट में नॉट इवन ए सिंगल वोट नहीं है। 3 साल क्यों रोक साहब? तो इतनी इनको इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार मजीद विदाउट लॉ मेकिंग ये कैसे करेंगे? नहीं कर सकते। विदाउट लॉ मेकिंग करेंगे कैसे? तब्दीली लेके आएंगे और वो कह रहे हैं कि एक टेस्ट केस के तौर पे कोई कैंडिडेट ही खड़ा कर देता है या किसी को कह देता है कि वोट ना डालो। तो बिल्कुल इसका जवाब मैं पहले दे चुका हूं कि हम एक इस मुल्क में असूली सियासत की एक ट्रेडिशन कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। जब हमने ये फैसला किया कि हमने बाई इलेक्शंस में हिस्सा नहीं लेना, उस वक्त तक जब तक के ग्राउंड रियलिटीज जो हैं वो एक ट्रांसपेरेंट इलेक्शन को पॉसिबल नहीं बनाती, तो हम उसमें ना खुद डायरेक्टली गए हैं, ना ही हमने किसी और बंदे को सपोर्ट किया है, ना ही हम मना कर सकते थे कि आप लोगों को वोट ना नहीं। हम क्यों करें जी? जब एक चल रहा है तो उसको चलने दें। हम एक अपना बिल्कुल ताल्लुक हो गया इलेक्शन से। रखना चाहते हैं ना, यू आर इन फेवर ऑफ द स्टेटस को। नहीं जी, हम उसके मैं अगर आप मुझे बात कर लेंगे तो मैं बता दूं, एक इन्होंने लाहौर के इलेक्शन की बात की है, तो लाहौर का इलेक्शन जो है उसके ऊपर हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया था बिकॉज उसमें जो धांधली थी वो इतनी ब्लेटेंटली की गई थी कि हम उसके बाद ही हम लोगों ने डिसाइड किया था कि जब तक ये हालात बेहतर नहीं होंगे, ग्राउंड रियलिटीज चेंज नहीं होंगी, हम लोग इलेक्शन में, और उसके बाद हमने किसी बाई इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। चेंज लाने की बात है जी। देखिए इन्होंने एस्टैब्लिशमेंट का भी जिक्र किया, डायरेक्टली नहीं कर रहे लेकिन इनडायरेक्टली कर रहे हैं। देखिए सपोर्ट या एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट को या किसी और तरह की सपोर्ट की उन लोगों को जरूरत होती है जो कि जिनके अंदर कोई वीकनेसेस हों, जिनके को कबट में कुछ स्केलेटन। तो मैं बात मैं आ जाता हूँ। देखिए खान साहब ने जो भी आज तक काम किया है आप देख लीजिए, वो अपने जोर बाजू के ऊपर किया है। और खान साहब इस किस्म के आदमी नहीं है कि वो किसी की सपोर्ट लेके वो किसी के बिहाफ के ऊपर उसकी ट्यून में वो गाएंगे या कुछ करेंगे, वो नहीं करेंगे। वो अपने जोर बाजू के ऊपर पार्टी को एस्टैब्लिश कर लें। एक खास स्पेस था, एक स्पेस में से हम गुजर रहे हैं, पार्टी हमारी स्ट्रेंथन हो रही है, एस्टैब्लिश हो रही है, मैकेनिज्म एस्टैब्लिश हो रहा है। और जब वक्त आएगा इलेक्शन के ऊपर, और वो सब 3 बातें जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं, वो 3 बातें जो ग्राउंड कंडीशंस हैं जो कि ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस को पॉसिबल करेंगी, तो उसके बाद इंशाअल्लाह ताला हम इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। इलेक्शन में जाएंगे, लेकिन वो लेजिस्लेशन वाला जो सवाल था, वो सेनेट वाला, उसमें क्या करेंगे? एक डेमोक्रेटिक सिस्टम जो होता है जी, अगर नेशनल असेंबली में हमारी मेजॉरिटी आ जाती है तो हम लेके चलते हैं। अगर वो जो लेजिस्लेशन, देखिए वो लेजिस्लेशन मैं जवाब दे रहा हूं, अगर वो लेजिस्लेशन जो है वो इस मुल्क के अवाम की हक में है, तो मेरा ख्याल है कोई भी जो जेन्युइन पॉलिटिकल पार्टी है वो उसको अपोज नहीं करेगी, वो उसको अपोज नहीं करेगी, उसको अपोज नहीं करना चाहिए। और ये मत भूलिए कि इसके साथ साथ जो लोगों की सपोर्ट की ऑप्शन है वो पीटीआई के पास हमेशा रहेगी। पीटीआई के पास वो हमेशा रहेगी। और हम जिक्र करेंगे जैसे पीटीआई को वो जिक्र करें कि लोगों की सपोर्ट तो रहेगी। पीपल्स पार्टी पे अगर हम दोबारा से आ जाते हैं तो असगर खान पिटीशन, मेमो गेट पीपल्स पार्टी को हिट करे ना करे, असगर खान पिटीशन जरूर हिट करेगी, नून लीग को तो करेगी लेकिन पीपल्स पार्टी को करेगी, क्योंकि इसमें भुट्टो साहब का नाम और जिक्र एक बार फिर कोर्ट में होगा। इस पे आसमा से जवाब लेंगे मुख्तसर से ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बात है मुल्की सियासी हालात के हवाले से, लेकिन असगर खान पिटीशन और मेमो गेट क्या मौजूदा हुकूमत के लिए एक टफ टाइम साबित होंगे, क्योंकि भुट्टो साहब का जिक्र उसमें आएगा। असलम बेग साहब ने अपने हालिया एक इंटरव्यू में कहा कि जी हमारा कोई रोल नहीं था, लेकिन लॉफुल कर दिया गया था इस अथॉरिटी को। ISI की जानिब से जो फंडिंग दी जाती है, ये रकूम तकसीम की जाती है सियासी जमातों में, भुट्टो साहब के जमाने से इसका आगाज हुआ था। तो क्या ट्रायल होगा भुट्टो साहब का उनके नाम का? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत अप्स एंड डाउन्स फेस किए हैं जमहूरियत की स्ट्रगल में, हत्ता कि भुट्टो साहब खुद एक जुडिशल मर्डर उनका हुआ। लेकिन ये काम ठीक था या गलत था? ISI का पॉलिटिकल विंग बनाना, इसी को बताती हूँ कि क्योंकि ये बाद में आपके खिलाफ इस्तेमाल हुआ ना, IJI बनी जो मियां साहब को पैसे दिए गए, अगर एक पॉलिटिकल विंग बनाया तो पहली बात यह है कि हाउ डू वी टेक ISI। हर मुल्क के ऐसे इंटेलिजेंस इदारे होते हैं, सियासत में एक मिनट वैसे आती हूँ, और उनका काम यही होता है कि मुल्क के डिफरेंट चीज़ों को सपोर्ट करना और मुल्क के हक में काम करते हैं। अगर पॉलिटिकल विंग बनता है तो भुट्टो साहब ने पॉलिटिकल विंग
بہت سے پازیٹیو ایشوز کے لیے بھی تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بنایا ہے. ضروری ہے کہ لیکن انہوں نے اس کا حوالہ دے دیا گیا کہ فوج نے یہ اب آپ کے سیاستدانوں کے کھاتے میں ڈال دی کہ جی لا فل اتھارٹی ہے, جمہوریت کو اگر کبھی نقصان سے جمہوریت کو اگر نقصان پہنچایا گیا تو ڈکٹیٹر جنرل نے پہنچایا, کسی سیاسی قوت نے ایز سچ نہیں پہنچایا. آئی ایس آئی میں اگر پولیٹیکل ونگ بنایا ہے جی انہوں نے بنایا تھا تو اس کا پازیٹیو مقصد ہوگا. یہ وہی سیاسی لیڈر ہے who has given all the positiveness to this country from the constitution to anything that you name it, اور آخر میں اپنی جان دے دی. تو اس میں یہاں پر تو کنٹیسٹنگ کوئی بات ہے نہیں کہ وہ ایک پولیٹیکل ونگ بنائے گئے جمہوریت کو کمزور کرنے کے لیے. دیٹ از یہ تو میرے خیال میں. لیکن بلوچستان میں جو کچھ مزاحمت پیدا ہوئی, بلوچستان جو آپریشن ہوا آج حالات ہے ونگ کے کہنے پہ ہوا, تو وہ پھر لوگ 70s کا حوالہ دیتے ہیں نا پچھلے دور میں بھی ماضی میں ایسا کچھ ہوتا ہے. یہ تو ابھی ایک بیان ہے یا ایک ایلیگیشن ہے, ٹھیک ہے. بلوچستان کے جو اگر آج کے حالات کی بات کریں تو بگٹی صاحب کا قتل جنرل مشرف صاحب کے وقت میں ہوا. سیاسی پارٹی تو جب حکومت میں آئی تو انہوں نے معافی مانگی, اور آج تک ہم بلوچستان کے حال ڈھونڈنے کے لیے. لیکن بھٹو صاحب نے تو معافی مانگی, جو فوجی آپریشن ہوا تھا اپنی کتاب میں انہوں نے معافی مانگی, تو عوام سے اب آپ لوگ بھی معافی مانگ لیں. ان کا ISI کو پولیٹیکل ونگ بنانا ہے, غلطی تھی. آپ معافی مانگے یا ہم بلوچستان کے لوگوں سے معافی مانگے یا ان کے لیڈران سے معافی مانگے, پاکستان کے حق میں اگر جاتا ہے تو اس میں کوئی مزاحمت نہیں ہے. لا فل اتھارٹی ہونی چاہیے ISI کو پولیٹیکل ونگ. یا اصغر خان پٹیشن میں اب یہ باتیں کھلیں گی, مزید اب سامنے آئیں گی. انٹیلیجنس ایجنسیز کا جو رول ہوتا ہے وہ اسٹیٹ کے لیے ہوتا ہے, کسی گورنمنٹ کے لیے نہیں ہوتا. ہم اس کو کنفیوز کر رہے ہیں. سو پولیٹیکل ونگ بننا جو ہے وہ ان اٹ سیلف غلط بات ہے, وہ بالکل غلط بات ہے. دیکھیے اسٹیٹ کو سیکیور کرنے کے لیے انٹیلیجنس ایجنسیز کا رول رہا ہے اور ہمیشہ رہے گا. اسٹیٹ اور گورنمنٹ میں فرق ہے. ہم اسٹیٹ اور گورنمنٹ کو کنفیوز کرتے ہیں, کیونکہ یہاں جو اقدار نہیں ہے وہ یہ ہے جی کہ جو اسٹیٹ کا ہے وہ ہمارا پرسنل ہے. تو اس لیے ہر چیز کو دیکھیے, اس کا ایس ونگ بننا جو تھا وہ غلط بات تھی. دوسری بات یہ ہے کہ بلوچستان کا جو پہلا ملٹری آپریشن ہوا تھا وہ بھٹو صاحب کے کہنے کے اوپر ہوا. یہ انفارچونیٹ بات ہے کہ ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ نے فوج کشی کی تھی بلوچستان میں, اور آج حالات جس نہج کے اوپر پہنچے ہوئے ہیں, فرینکلی میں ذاتی طور کے اوپر بلیو کرتا ہوں کہ ہم اس کو ابھی تک ہم فیل کرتے ہیں کہ آل پارٹیز کانفرنس بلانے سے وہ مسئلے کا حل نکل سکتا ہے. لیکن اصغر خان پٹیشن پہ اگر آ جائے تو کس کس کو فائدہ پہنچائے گی اور کس کو نقصان پہنچائے گی؟ پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے جی اس ملک کی وہ گندی ہوگی. بالکل جی, پولیٹیکل لیڈرشپ گندی ہوگی. تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ دیکھیں سسٹم, اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ جو سسٹم میں انہیرنٹ فلاز ہیں ان کو ریموو کرنا پڑے گا. یہ جو کسی انسٹیٹیوشن کا جو رول ہے ان کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ رول ہے ٹھیک ہے یا غلط ہے, اور اس کو کس طریقے سے ختم. اور یہ پولیٹیکل پٹیشن وہ کہہ رہے ہیں کہ سیاستدان اس میں گندے ہوں گے. جی بالکل, انہوں نے آلریڈی کر لی ہے, سیاستدان نے تھی, تو اس میں سارے سیاستدان اب گندے ہوں گے. نہیں, سیاستدان تو گندے اچھے ان پہ الزام لگتے رہتے ہیں, ہوتے رہتے ہیں. وہ فیلڈ ایسا ہے ایک ایسا, لیکن یہ نہیں کہ اس سے اسٹیبلشمنٹ جو ہے جو ISI جو ہے وہ بچ جائے گی. مطلب کہ وہ کہیں گے یہ لافل ہو گیا تھا. لافل کیسے ہو گیا تھا؟ یہ لافل ہو گیا تھا کہ بھئی آپ بریوری کریں اور پولیٹیکل سسٹم کو خراب کریں. یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ تو اب آئی ڈونٹ نو کہ سپریم کورٹ کس طرح لیتی ہے اور کس اینگل سے لیتی ہے, اور جو نام آتے ہیں وہ ان کا ڈیفینس کیا ہوتا ہے, دیٹ آئی ڈونٹ نو. لیکن یہ ہے کہ اس پہ جو ہے وہ تبلا دونوں اسٹیبلشمنٹ کا, مشینری کا, گورنمنٹ مشینری, چاہے وہ ISI کی شکل میں ہے یا IB کی شکل میں, اور اسی طرح جو سیاستدان ہیں وہ بہرحال یہ ایک پبلک اوپینین تو ری شفل ہوگا. پبلک اوپینین ری شفل ہوگی. بلیدی صاحب آخری بات ہم کریں گے, کیا JUIF واقعی سونامی کو بہا لے جائے گی؟ واقعی آپ کانفیڈنٹ ہیں ایک بار پھر MMA بنے گا اور لوگ آپ ہی کو ووٹ کریں گے دو بڑی سیاسی جماعتوں کو چھوڑ کر؟ اسما بالکل, جو ایک تو آپ نے جو ISI اور اس کے حوالے سے جو بات کی کہ انہوں نے سیاستدانوں کو پیسے دیے اور الیکشن کے لیے, یہ میں فخریہ کہتا ہوں کہ اس لسٹ میں GUI کا نام بالکل نہیں ہے, اور NRO میں بھی GUI کا کوئی ہمارا ورکر کا نام نہیں ہے, اور جو بینک میں پیسے معاف کیے گئے اس میں بھی ہمارا نام نہیں ہے. اور سپریم کورٹ نے کراچی میں جو اس میں جو بات کراچی میں جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے جو انکوائری کی, یہ فخریہ سے ہم کہتے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام کا کوئی نام اس میں نہیں ہے. لیکن جو آپ نے سوال کیا تو میرے خیال یہ تو سب جب سپریم کورٹ فیصلہ دے گی تو سیاستدان سب ظاہر ہو جائیں گے کہ کون کون تھے, اور یہ اچھی بات ہے کہ قوم کے سامنے آنی چاہیے. دوسری بات جو آپ نے سوال کیا انشاءاللہ آپ جلدی خوشخبری سنیں گے کہ MMA کو بنانے کی بالکل ضرورت ہے, اور اس میں ہمارا کام بالکل فائنل تک پہنچ چکی ہے, اور انشاءاللہ تعالی MMA بحال ہوگی.
اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں مجھے تھوڑا سا موقع دے، اس میں ابھی یہ کہ جو قوم کی ڈیمانڈ ہے، قوم نے بڑی دو قوتوں کو، یہ تو ضمنی الیکشن تھا، سارا خیبر پختونخوا میں بھی اس کی حکومت تھی، یہاں بھی، لیکن اگر آزادانہ جنرل الیکشن ہو تو میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ دعوی سے کہتا ہوں کہ اگر ہم سب متفق ہو گئے اور متحدہ مجلس عمل کی صورت میں تو قوم بالکل اس میں اس دفعہ دو بڑی جماعت. ایک سوال ان سے پوچھے کہ وہ 2002 کے الیکشن میں جب پھر اس کے بعد اتنا بڑا ملٹری آپریشن ہوا اور 2002 کے الیکشن میں جو طالبان سارے صوبے میں پھیل چکے تھے تو وہ کیا ان کی وجہ سے؟ چلیں ہم اگلے کسی پروگرام میں ضرور پوچھیں گے. آسمہ صاحبہ آپ کا شکریہ، شاہ صاحب آپ کا شکریہ، روف حسن صاحب، ولیدی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. آج کے پروگرام میں سیاسی حالات کا آپ نے ذکر کیا. اصغر خان پٹیشن لگتا ہے کچھ ایسی یہ ٹف ٹائم دے گی سیاستدانوں کو. آپ کے فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہے گا. ہمارے فیس بک پہ بھی آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ان سیشن سے آسمہ چودھری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.